होता है एक्चुअल टाइम टेकन बाय ए प्रोसेस, ठीक है, वो निकलता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। और क्या करता है, और उसके साथ साथ जो आइडियल कंपोनेंट और इनफेक्टिव टाइम कंपोनेंट होता है तो उसको हाईलाइट कर देता है। तो करके क्या होता है, एक रिपोर्ट बन जाती है और मैनेजमेंट के पास पहुंच जाती है कि कौन से आपका टोटल ये जो वर्क प्रोग्राम में डिफरेंस जो पार्ट वर्क प्रोग्राम या सब जॉब रहता है, तो उसके लिए ये होता है स्थिति। दैट मीन्स दिस इज द इन ईच ऑफ केस, उसका ईच ऑफ केसेस में क्या है, टाइम टेकन दिस मच एंड इनफेक्टिव और आइडियल टाइम इज दिस मच, ठीक है। तो ये आइडियल टाइम ये अगर पीरियोडिकली रिव्यू होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो सेक्शन में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हमारा इनफेक्टिव टाइम है इतना है अभी। तो नेक्स्ट फिलहाल हम लोगों को अगला पीरियोडिकल टाइम में जब रिव्यू होगा उस टाइम के अंदर हमको थोड़ा सा क्या है, अब मतलब ऐसा एफोर्ट करना चाहिए ताकि हमारा ये इनफेक्टिव टाइम कम हो जाए। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक ऐसा प्रयास आता है डिफरेंट वर्कर्स के बीच में भी, ताकि उसका बेस्ट परफॉर्मेंस को निकालने के लिए। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, इनफेक्टिव टाइम अगर मैनेजमेंट अगर ऐसा देखेगा कि इनफेक्टिव टाइम एकदम इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है वो अलग बदले, अगर सेम लेवल में रहेगा फिर भी ठीक है चलेगा, मतलब अभी जो प्रोसेस में काम चल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इनफेक्टिव टाइम एटलीस्ट बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है। तो स्टेडीनेस के मतलब वो अभी चलाने के लिए वो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा होगा क्या है कि अगर इनफेक्टिव टाइम हमको कम हो जाए। और सबसे ख़राब क्या होगा, अगर इनफेक्टिव टाइम बढ़ जाए तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के पास हाईलाइट हो जाएगा और उसके ऊपर फोकस आएगा, उसका डिफरेंट रिशफल मतलब उसके बारे में कुछ चर्चा होगा, कैसे पैटर्न को चेंज किया जाए ये सब को लेकर होगा, ठीक है। डिफरेंट लूप होल्स को देखेगा, मतलब एक ज़रूर एक क्वेश्चन के सामने आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये इनफेक्टिव टाइम नॉर्मली अगर एक बार एक्सप्रेस किया जाता है तो वो इनफेक्टिव टाइम सब कम करने का कोशिश में रहता है, और उसके साथ साथ ही प्रोसेस में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाता है। और इसमें देखा जाता है कि मैन इफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, रिसोर्सेज, मटेरियल सब बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्क मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम स्टडी। एंड टाइम स्टडी में हम लोग स्टॉप वॉच की मदद से करते हैं। और स्टॉप वॉच में देखो, स्टॉप वॉच में क्या होता है, दो प्रोसेस में होता है, एक होता है कॉन्टीन्यूअस मेथड और दूसरा होता है फ्लाई बैक मेथड। ये हम लोग स्टडी किया है कि मतलब ये जो प्रोसेस टाइम रिकॉर्डिंग का प्रोसेस दो होता है। कॉन्टीन्यूअस मेथड में क्या होता है, एकदम हर एक केस में हर एक प्रोग्राम के लिए दो रीडिंग्स होता है। एक होता है क्या, इनिशियल रीडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और एक होता है फाइनल रीडिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और कांटा इंडिकेटर को कभी भी इनिशियलाइज नहीं करना है ये केस में, कॉन्टीन्यूअस मेथड में। तो कांटा और इंडिकेटर हर टाइम क्या करेगा, और जहाँ पोजीशन में स्टॉप होगा वहाँ से फिर नेक्स्ट, मतलब कोई एक स्टेज के लिए, कोई एक प्रोग्राम के लिए से इट इज़ समेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 वर्क प्रोग्राम है। तो ए प्रोग्राम जब शेष हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसका जो रीडिंग, ठीक है, से इट इज़ 10 यूनिट। तो 10 यूनिट रीडिंग ए प्रोग्राम के बाद है, तो 10 यूनिट रीडिंग विल बी द इनिशियल रीडिंग फॉर बी प्रोग्राम। और फिर एक बार फाइनल रीडिंग आएगा बी प्रोग्राम के लिए, फिर फाइनल रीडिंग हो जाएगा सी के लिए इनिशियल रीडिंग। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस वे में टाइम को रिकॉर्डिंग किया जाएगा, और जो डिफरेंस इंडिकेट करेगा क्या, दैट इज़ द टाइम टेकन बाय दैट पर्टिकुलर सब प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें होता है, इसको कॉन्टीन्यूअस मेथड बोला जाता है। और फ्लाई बैक मेथड में ईच केस में ईच सब प्रोग्राम के लिए जब रीडिंग लेने का ज़रूरत होता है तो हमको इंडिकेटर को इनिशियलाइज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मतलब यह इंडिकेटर को जीरो में फिर इनिशियल सेट करेगा, जीरो सेट करना पड़ेगा, फिर टाइम को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब ये प्रोसेस के बाद, ये प्रोसेस में हम लोग टाइम नोट किए हैं, देखिए उसको 20 मिनट आ गया तो हम लोग नोट कर लेते हैं डायरेक्टली, दैट इज़ द 20 मिनट टाइम इज़ द टाइम टेकन बाय ए प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट जब बी प्रोग्राम को हम टाइम रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम में हमको क्या करना है, जो 20 पर जो इंडिकेटर रीडिंग दे रहा था वो इंडिकेटर को फिर एक प्लंजर दबा के उसको जीरो में इनिशियलाइज करना ज़रूरत है। तो फिर वो जीरो में आ जाएगा। अभी बी प्रोसेस का फिर रीडिंग कहाँ से शुरू होगा, जीरो से ही शुरू होगा। वो दिखाएगा मान के चलो कि 23 मिनट। तो 23 विल बी द टाइम टेकन। डायरेक्टली हम लोग ये मेज़र कर लेते हैं, लेकिन हर एक केस में इंडिविजुअली इंडिकेटर को सेट करने का ज़रूरत होता है।
थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, हेलो। अरे सुनाई दे रहा है अभी? यस सर। अच्छा, वो लाइन कट गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो जो बात कर रहे थे हम लोग, तो दैट इज़ ये जो केस है कि हम लोगों को जब टाइम स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, दैट इज़ कंटिन्यूअस मेथड और एक हो गया फ्लाई बैक मेथड। तो फ्लाई बैक और कंटिन्यूअस मेथड में अंतर तो हम लोग बता दिए। तो इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इनफेक्टिव टाइम को कैलकुलेट करना, इनफेक्टिव टाइम को हाईलाइट करना और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको रिड्यूस करना। दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विद द बाय द हैंड दिस टाइप ऑफ टूल। ठीक है। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है टाइम स्टडी में, हम और वो भी देखें कि मैनुअल, मेंटल एंड मशीनिंग, ये तीनों टाइम का समेशन होता है। कोई भी टाइम रिकॉर्डिंग हम जो करते हैं, जो भी मेथड में हम करें, लेकिन उसमें टाइम का जो पार्ट्स रहता है उसमें क्या होता है, दैट इज़ एक होता है मैनुअल टाइम टेकन फॉर हैंडलिंग टूल मटेरियल्स मशीन्स, ये सब हैंडलिंग करने के लिए जो टाइम लगता है उसको मैनुअल बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। और मेंटल कुछ सोचने के लिए हो सकता है। और मशीनिंग टाइम हो सकता है कोई भी पार्ट में हमारा मशीनिंग टाइम केवल डायरेक्टली मशीनिंग टाइम होगा, मैनुअल मेंटल का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई मैनुअल रहेगा, उसमें प्रोसेस का भी चेंजेस करना पड़ता है, उसको जॉब टूल हैंडलिंग करने का ज़रूरत होता है। तो उस सब केस में मैनुअल टाइम कंपोनेंट रहेगा, मशीनिंग टाइम रहेगा। हो सकता है उसमें थिंकिंग का लिए कोई चीज़ टाइम नहीं ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में मेंटल जीरो होगा। तो इसी तरीके से टोटल टाइम को हम लोग ब्रेकअप्स को रखेंगे। तो ये अगर हो जाएगा तो इफेक्टिव टाइम स्टडी भी हम लोग बताए थे। इफेक्टिव टाइम स्टडी ठीक से सब कोऑपरेशन, गुडविल, प्रॉपर मोटिव, ये सब चीज़ का बहुत ज़रूरत होता है। एफिशिएंट वर्कर, मोटिवेटेड वर्कर, दीज आर ऑल डिफरेंट फैक्टर्स। क्वालिटी और इंटरमीडिएटली चेकिंग्स की ज़रूरत है कि हम लोग जो टाइम स्टडी जिस तरीके से कर रहा है, जो प्रोसेस में कर रहा है, तो वो केस में अगर हमको ऐसा होता है कि बीच में कोई क्वालिटी चेकिंग का बंदोबस्त नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, तो हो सकता है अल्टीमेटली जॉब विल नॉट गेट रिसीव्ड। जब वो रिजेक्ट हो जाएगा ड्यू टू इनफेक्टिव, मतलब बहुत सारे डाल टाइप ऑफ सरफेस फिनिश। ठीक है, फिर सरफेस फिनिश अच्छा नहीं है, वो पोर क्वालिटी है मटेरियल। उसके बाद जो मतलब जो डायमेंशनल एक्यूरेसी में बहुत कम कमी है, प्रॉपर एक्यूरेसी टॉलरेंस लिमिट में नहीं है, तो ये सब कारण से हो सकता है जॉब रिजेक्टेड हो गया। तो अगर जो जॉब के ऊपर हम टाइम स्टडी कर रहे हैं, मान के चलो वो रिजेक्ट हो गया, तो वो केस में क्या होगा, अगर जॉब रिजेक्ट हो जाता है तो वो केस में वो हो जाएगा प्रॉब्लम। दैट मीन्स वो चीज़ को हमको फिर करना पड़ेगा टाइम स्टडी। दैट मीन्स वो पूरा बेकार हो गया। इसलिए क्या होता है, बीच बीच में जो ऐसा कुछ जॉब के ऊपर हमको टाइम स्टडी करना चाहिए जिसमें बीच बीच में क्वालिटी चेक्स होता रहता है और क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, तो ये सब केस होता है टाइम स्टडी के साथ एसोसिएटेड। और अभी एक तो चीज़ है दैट इज़ नॉर्मल टाइम। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टैंडर्ड होता है टाइम स्टडी में। दैट मीन्स जब हम लोग टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो केस में नॉर्मल टाइम कैलकुलेशन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्क मेजरमेंट दैट इज़ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम ये होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कोई भी जॉब के लिए, इट इज़ द स्टैंडर्ड, दैट मीन्स दिस विल इज द फाइनल डिक्लेरेशन of the company that this is the time taken for this particular procedure, तो that will be the standard time। स्टैंडर्ड टाइम डिस्क्लोज करने के बाद उसका कुछ चेंजेस, कटौती ये सब या ज़्यादा ये सब नहीं होगा। इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम में ये पकड़ा जाता है कि सबसे मिनिमाइज तुम्हारा आइडियलनेस सबसे कम है, जीरो आइडियलनेस है। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली बहुत छोटा अमाउंट का रह सकता है कुछ भी जो इसको अनअवॉइडेबल, मतलब हम अवॉइड नहीं कर सकते। फिर भी इसमें बात ऐसा है कि उसमें कोई भी आइडियलनेस, एकदम आइडियल टाइम कंपोनेंट पार्ट को एकदम कम मिनिमाइज हो गया पूरा। और क्या है उसमें, और कुछ अभी फिलहाल अभी जो प्रोसेस चल रहा है इसमें और मिनिमाइजेशन और काम करने का कोई चांसेस नहीं है। तो दैट इज़ द फाइनल केस टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड टाइम। और स्टैंडर्ड टाइम का
निकलने के लिए एक तो बेंचमार्क टाइम और नॉर्मल टाइम निकालने का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि नॉर्मल टाइम मतलब क्या है, कोई भी प्रोसेस के लिए नॉर्मल टाइम मतलब मैक्सिमम वर्कर्स जो टाइम के अंदर ये काम को कंप्लीट कर देगा उसको बोला जाता है नॉर्मल टाइम। तो कोई भी एक तो काम हो दिया गया कि एक तो मन के चले पेंटिंग करना कोई भी एक जॉब में, या मान के चलो कोई एक सेट, हमारे पास काफ़ी सारे जॉब पार्ट्स है, वो पार्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स जैसे यूनिट ये सब आइटम है उसको सबको असेंबल करके हमको प्रोडक्ट को बनाना है। तो इफ अगर ये जॉब इस टाइप का होता है तो अगर हम इसके लिए एक दो तीन ऑपरेटर को चुनेंगे तो क्या होगा देखा जाएगा, एक एक ऑपरेटर के लिए टाइमिंग्स में वैरी करेगा, है ना। कोई ऑपरेटर मान के चलो 20 मिनट में कर दिया, कोई 15 मिनट में किया। लेकिन उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें कि देखेंगे कि आउट ऑफ 10 ऑपरेटर्स 10 ऑपरेटर के बीच में मान के चलो 6 ऑपरेटर विद इन 15 मिनट्स वो काम को कर देता है, और बाकी 2 ऑपरेटर क्या करता है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट के ज़्यादा 15 मिनट की जगह ले लेता है वो 20-25 मिनट या 22 मिनट ले लेता है। एक दो ऑपरेटर क्या करता है और भी कम टाइम में कर देता है। लेकिन मैक्सिमम आदमी लोग कोई भी काम के लिए मैक्सिमम आदमी लोग मैक्सिमम वर्कर लोग जियो टाइम के अंदर काम को कंप्लीट कर पाता है उसको बोला जाता है नॉर्मल टाइम, और उसको बोला जाता है बेसिक टाइम। ठीक है, सिमिलरली हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं इसके साथ एनालॉजिकल हिसाब से तो और भी आसान हो जाएगा। जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम में मान के चलो हमारा जो रेलवे का सिस्टम है, इंटरनल एग्ज़ाम जितने सारे होता है उसका पास मार्क्स 60% रखा गया है। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? तो इसके साथ अगर हम ये टाइम स्टडी का थोड़ा सा मैच करवाएंगे तो 60 मतलब क्या है, ऐसा सोचा गया है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलवे अथॉरिटी के अगर जो आदमी लोग एग्ज़ाम देगा 60% मार्क्स मतलब आउट ऑफ 160 मैक्सिमम आदमी को इफर्टलेसली वो मिल जाएगा, और उसको मिल जाना चाहिए। मतलब उसमें मैक्सिमम लोग 60% मार्क्स आराम से ले पाएगा, स्कोर कर पाएगा। तो इसलिए 60% को क्या मार्क्स बोला जाएगा, कट ऑफ मार्क्स बोला जाएगा, बेंच मार्क बोला जाता है पास एग्ज़ाम के लिए बेंच मार्क। ठीक है ना। तो हम लोग अगर इस वही चीज़ को अगर हम ये वर्क मेजरमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्मल मार्क्स। नॉर्मल मार्क्स यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टाइम, उसको बोलेंगे नॉर्मल मार्क्स। दैट मीन्स 60% कोई भी एग्ज़ाम पेपर के लिए 60 इज़ द नॉर्मल टाइम। ठीक है ना, नॉर्मल मार्क। तो हमारे इधर में भी वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है कि जितने ऑपरेटर से हम लोग काम करवा सकते हैं एसोसिएटेड जॉब, तो देखा जाता है मैक्सिमम लोग जो टाइम के अंदर काम को कंप्लीट करने के लिए लायक एवरेज वर्कर के लिए जो टाइम लगेगा, जो टाइम के अंदर ये कंप्लीट कर पाएगा तो उसको बोला जाएगा दैट इज़ नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम जब कैलकुलेशन हो गया तो मतलब हम लोग या कोई भी किसी को पहले से एक्सपीरियंस रह सकता है टाइम स्टडी इंजीनियर को कि ये पार्टिकुलर जॉब के लिए इतना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले बार काफ़ी सारे जगह पर इसको एक्सपेरिमेंट किए हैं। वहाँ से हमको ये लगता है ये एक्सपीरियंस हुआ है कि पर्टिकुलर जो जॉब में हम लोग अभी एंगेज है तो उसके लिए 20 मिनट से ज़्यादा लगने का चांस नहीं है। दैट मीन्स 20 मिनट इज़ द नॉर्मल टाइम। ठीक है, नॉर्मल और बेंचमार्क। तो ये नॉर्मल टाइम हो गया अभी बेसिस। अभी जो तुम जितना कुछ एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, जितना स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाओगे मतलब स्टैंडर्ड टाइम की तरफ, तो तुम्हारा पहला बेसिस होगा नॉर्मल टाइम के ऊपर। जो कुछ कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ हम नॉर्मल टाइम के ऊपर कर पाएंगे। लेकिन जब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तब हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नॉर्मल टाइम हमको मिल गया कि 20 मिनट, कोई एक प्रोसेस के लिए 20 मिनट हो गया नॉर्मल टाइम। अभी देखो वो नॉर्मल टाइम का बेसिस में हमारा जो नॉर्मल टाइम सेट हुआ है, बेंचमार्क सेट हुआ है, वो बेसिस में अभी जो जो ऑपरेटर उसके साथ एसोसिएटेड है, वो सेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, उनको एक परसेंटेज देना है, उनको एक ग्रेडिंग देना है, उनको एक रेटिंग देना है। तो रेटिंग हम लोग कैसे देते हैं, उसके लिए बीटी स्टैंडर्ड मेथड फॉलो किया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट इज़ बीटी स्टैंडर्ड मेथड और शॉर्ट में बीएस मेथड, जो परसेंटेज में रेटिंग देता है। और वहाँ का पैटर्न ऐसा होता है नॉर्मल टाइम बाय ऑब्जर्व टाइम इंटू 100%। सो दैट इज़ द परसेंटेज फॉर्मेट। मतलब इसमें कैसे दिया जाएगा कि नॉर्मल टाइम कोई जॉब के लिए है बेंचमार्क और पास टाइम मान के चलो 20 मिनट, तो 20 के जगह कोई ऑपरेटर अगर 15 मिनट्स में काम कंप्लीट कर दिया, दैट मीन्स पर्टिकुलर वो ऑपरेटर का स्किल अच्छा है तो उसको ज़्यादा 100 से ज़्यादा रेटिंग देना चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल रेटिंग अगर किसी को रहेगा, जो 20 मिनट है उसको भी 20 मिनट लगा,
दैट मीन्स ही इज़ नॉर्मल वर्कर, तो उसका परसेंटेज कितना होगा 100%। ठीक है, तो जो जिसको 15 मिनट्स लगता है तो उसको हम लोग कैसे रेटिंग देंगे, दैट इज नॉर्मल टाइम बाय ऑब्जर्व टाइम। नॉर्मल टाइम रहेगा न्यूमरेटर में, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100%। ठीक है, दैट मीन्स 200 बाई 15, 20 इंटू 100/15 जो जितना आएगा, ठीक है, इतना उतना परसेंट हो जाएगा उसका। 100 से ज़्यादा 135 या 140 के आसपास 140% ऐसा रेटिंग आएगा। तो ये हो जाएगा उसका रेटिंग देने का फॉर्मेट। मतलब जो आदमी जितना अच्छा से काम कर पाएगा, जो आदमी जितना कम टाइम में काम कर पाएगा, उसका रेटिंग 100 से ऊपर होगा। तो वही हिसाब से अगर ग्रेडेशन किया जाए तो देखो कैसे दिया जाता है। दैट मीन्स द रेटिंग फॉर्मूला इज ओके, वेरी सिंपल, नॉर्मल टाइम बाय ऑब्जर्व टाइम। ऑब्जर्व टाइम मतलब टाइम टेकन बाय एन पर्टिकुलर वर्कर फॉर विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस रेटिंग। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम लोग नॉर्मल टाइम तो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो जो नॉर्मल टाइम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व टाइम इंटू 100%, दैट विल बी द परसेंटेज रेटिंग। तो रेटिंग को अगर हम कुछ ग्रेडेशन देते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 0% मतलब नो एक्टिविटी, ये रेटिंग को ऐसे डिस्पोज किया जाता है। 50 मतलब वेरी स्लो, वेरी स्लो मतलब क्या है, बहुत ही स्लो है, स्लो रेटिंग। मतलब ये 50% जो टाइम नॉर्मली आदमी लोग लेता है, नॉर्मल वर्कर जो लेता है उससे डबल टाइम ले लेता है। ठीक है, 50% उसका रेटिंग मिला है। ठीक है, 50 कैसे आता है, देखो 20/40, जो नॉर्मल टाइमिंग अगर किसी का 20 होता है तो कोई आदमी अगर मान के चलो 40 मिनट में काम करता है तो उसको कितना रेटिंग आएगा, दैट इज़ 20/40 नॉर्मल बाई ऑब्जर्व इंटू 100, दैट इज़ 50%। इट इज़ वेरी स्लो, वो डबल टाइम ले लेता है नॉर्मल से, उसके अनुसार रेटिंग उसको बहुत कम मिलेगा, 50 के 50 मिलेगा। और उसके बाद 75 भी हो सकता है, दैट इज स्टेडी। 100 मतलब तो स्टैंडर्ड और नॉन ब्रिस्क रेटिंग, यही तो एवरेज मतलब जो नॉर्मल वर्कर लोग जो काम करता है, बेसिक टाइम बेसिक रेटिंग। 125 मतलब ये थोड़ा सा इसका स्किलनेस कैसा है, ये 25% ज़्यादा है नॉर्मल से, तो उसको बोला जाता है वेरी फास्ट और लास्ट में एक्सेप्शनली फास्ट। तो ये कैटेगरी के अनुसार आदमी को, डिफरेंट वर्कर्स को एक रेटिंग दिया जाता है। इसीलिए सबको एक स्कोर कार्ड मिलेगा कि हमारा स्कोर कार्ड, मेरा स्कोर कार्ड मान के चलो 125 मतलब हम वेरी फास्ट हिसाब से ट्रीट होगा, तो उसी हिसाब से जो जो इंसेंटिव वगैरह ये सब मिलेगा। लेकिन ये रेटिंग का जो बेसिस जो होता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ, इसका बेसिस होता है नॉर्मल टाइम के ऊपर। कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी अप्रोच, सब कुछ नॉर्मल टाइम बेस्ड होता है। नॉर्मल टाइम इज़ द बेसिस। ठीक है, ये चीज़ याद में रखना। और स्टैंडर्ड टाइम जब हम डिस्क्लोज करेंगे, हम तो पहले ही बता दिया कि स्टैंडर्ड टाइम के अंदर बहुत कुछ पैरामीटर्स हमको इंक्लूड करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम अगर एक बार फिक्स हो गया तो इन दैट केस देयर इज़ नो स्कोप टू चेंज दैट टाइम। फॉर एग्जांपल कि मान के चलो हम लोग टाइम स्टडी कर रहा है इस तरीके से, तो हर डेट वाइज या डे वाइज हमारा क्या है, हमारे पास ब्रेकअप है, टाइमिंग्स का सब ब्रेकअप है, कितना टाइम लगता है, क्या बात है, ऐसा है। तो एक दिन क्या होगा, कोई भी प्रोसेस है, एक लेद या मिलिंग या जो भी हो प्रोसेस में काम जो होता है, मिलिंग मशीन में काम होता है या ड्रिल में काम होता है, मिलिंग ड्रिलिंग इसमें काम होता है, लेद में काम होता है। तो देखा गया कि नॉर्मली कोई टाइम उसका टाइमिंग से, मशीन टूल का जो टाइमिंग्स रखा गया मशीनिंग टाइम, दैट इज से फॉर एग्जांपल 25 मिनट्स ऑन एन एवरेज, हाँ 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स लगता है। तो 30 मिनट हिसाब से अगर हम जो नॉर्मल टाइम हमको मिलता है, तो नॉर्मल टाइम को अगर हम बोल देते हैं कि नहीं यही स्टैंडर्ड है और कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसमें क्या गलत होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन 30 मिनट्स इफ़ अगर ये चीज़ हम 6 महीने को स्टडी करेंगे, 6 महीने के लिए और 3 महीने के लिए, तो देखा जाएगा एक दिन क्या हो गया, मशीन टूल का ब्रेकडाउन हो गया था, बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन, या बहुत ही पावर कट हो गया था काफ़ी टाइम से, या ऑपरेटर आ नहीं पाया एक दिन, 3 महीने के अंदर या 2 महीने के बाद एक दिन क्या हो गया, कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो आ नहीं पाया, मशीन को चालू नहीं कर पाया, क्या काम हुआ, और उसमें उस दिन देखा गया टाइमिंग्स जो नोट किया गया वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो मतलब ये जो 4 घंटा का जगह उस दिन का टोटल टाइमिंग्स जो रिकॉर्ड किया गया और आइडलनेस बताओ, ये जो भी बताओ, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा उस दिन के लिए। लेकिन ये रोज़ नहीं है, दैट मीन्स वो जो एडिशनल टाइम जो हमको इंक्लूड करना है कि 3 महीने के अंदर एक दिन एवरेज, ऑन एन एवरेज
3 महीने के अंदर एक दिन कितना से इट इज़ 4 आवर्स, लेकिन ये 4 आवर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 मंथ्स। दैट मीन्स ये 3 महीने में जो नॉर्मल टाइम, उसके ऊपर एडिशनल टाइमिंग्स हमको आ गया, दैट इज़ 4 आवर्स। तो 4 आवर्स डिवाइडेड बाई ये 3 महीने का नॉर्मल टाइम जितना आवर्स होगा उतना, इंटू अगर इसको हम 100 के हिसाब से परसेंटेज लेंगे, तो दैट परसेंट, सर्टेन परसेंटेज ऑन नॉर्मल टाइम विल हैव टू बी केप्ट फॉर योर सम अलाउंस। ये अलाउंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टीजेंसी अलाउंस, मतलब कुछ अलाउंस हिसाब से हमको प्रोविजन रखना पड़ेगा कोई भी प्रोसेस के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स का अलाउंसेस आ सकता है। जैसे हम लोग ये वाली चीज़ बताया कि ये अलाउंस अलग से डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है, डेफिनेशन और क्या क्या अलाउंसेस होता है। तो फिर भी एक तो जस्ट आइडिया अभी ले लो कि रिलैक्सेशन इसको बोला जाता है कॉन्टीजेंसी अलाउंस, मतलब कॉन्टीजेंसी हिसाब से हमको रखना ही पड़ेगा कि कोई भी प्रोसेस के लिए ऐसा बात थोड़ी होता है कि हर टोटल 6 महीना या टोटल 1 साल एक ही हिसाब से होगा। हो सकता है कोई भी 2-3 दिन गड़बड़ी हो गए, 4 बार साल में 4 बार हुआ, या 2 महीने में 1 बार हुआ, जो भी बताओ। तो लेकिन वो जो स्पैन जिस दिन हो रहा है उस दिन का हमारा जो टाइमिंग्स वो कैलकुलेशन वो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए वो चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल टाइम को कितना परसेंटेज ये कैलकुलेशन करके रखेंगे, ठीक है। क्या अगर 6 महीने में हमारा 3 महीने में हमारा नॉर्मल टाइम मान के चलो कि 8 घंटा हिसाब से कोई भी प्रोसेस के लिए, पर्टिकुलर ओवरऑल एक तो प्रोसेस के लिए 8 घंटा दिया है, तो 8 घंटा के हिसाब से हमको नॉर्मल टाइमिंग्स जो भी आया मान के चलो 6 घंटा नॉर्मल टाइम्स, तो 6 घंटा नॉर्मल टाइम्स हिसाब से। लेकिन उस दिन देखा पर्टिकुलर एक तो 2 महीने के बाद, 2 महीने में कितना दिन आता है, 2 महीने मतलब कितना नॉर्मल आवर्स आएगा, दैट इज से 6 आवर्स इंटू मान के चलो साल 1 महीने में मान के चलो 25 दिन काम हुआ है, 5 दिन छुट्टी है, मीन्स 150 आवर्स, ठीक है। 150 आवर्स इज योर नॉर्मल आवर्स इन 1 मंथ, ठीक है। तो 6 आवर्स हिसाब से हम एक टोटल जॉब को पकड़ लेते हैं, 6 आवर्स इंटू 6 आवर्स इंटू 25 डेज, 25 दिन काम हुआ है 1 महीने में, दैट इज़ 150 आवर्स। तो 150 आवर्स हिसाब से अगर हम 3 महीने को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 450 आवर्स। एक्चुअली 450 आवर्स में हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 महीने के बाद एक दिन हमको एडिशनल 6 घंटा ज़्यादा लग गया ड्यू टू एनी टाइप ऑफ मिसहैप और प्रॉब्लम, ठीक है, पावर कट। तो 450 आवर्स के अंदर मान के चलो 6 घंटा ज़्यादा हो गया, ठीक है, या 7 घंटा ज़्यादा हो गया। तो 7 घंटा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 450 आवर्स, एंड हाउ मच इज़ द परसेंटेज, दैट इज़ नोन एज, इट इज़ नोन एज कॉन्टीजेंसी अलाउंस। तो ये अलाउंस अगर हम इसका प्रोविजन अगर रखेंगे, तो अलाउंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड टाइमिंग कैलकुलेशन और भी सही तरीके से होगा, एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट होगा। नहीं तो ये जो 6 घंटा 7 घंटा का एडिशन आ जाता है आफ्टर ए पीरियोडिकल टाइम, तो उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो बात वही है। तो हमको ये जो टाइमिंग्स का प्रोविज़न ऐसे रखा जाता है, ठीक है। मतलब हमको जो टाइमिंग्स ये कैलकुलेशन करना है, तो नॉर्मल टाइम निकलने का बाद हमको काफ़ी सारे अलाउंस के प्रोविज़न रखना पड़ता है। जैसे एक तो बताया क्या, कॉन्टीजेंसी अलाउंस। दूसरा देखो रिलैक्सेशन टाइप का अलाउंस, आदमी को कुछ रिलैक्सेशन देना होगा। कोई आदमी बहुत माइन्यूटली काम कर रहा है, ड्राइंग का काम कर रहा है, या डिज़ाइन का काम कर रहा है, मेजरमेंट का काम कर रहा है, फिटिंग का काम कर रहा है, काफ़ी सारे मार्किंग वगैरह कर रहा है। तो इसको क्या होता है, जब काफ़ी 1 घंटा अगर वो काम करेगा तो उसको बोलेगा अरे हमारा पूरा माथा एकदम बहुत ये सर दर्द हो रहा है, ये हमको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेना चाहिए, थोड़ा टी ब्रेक वगैरह, एडिशनल टी ब्रेक, एडिशनल कुछ गैप ये उनको देना पड़ेगा। तो दैट टाइम्स ये भी कैलकुलेशन का एक लिमिट होता है, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल टाइम व्हाट इज़ द परसेंटेज। तो इसको बोला जाता है इट इज़ रिलैक्सेशन अलाउंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन अलाउंस। अभी देखो रिस्क अलाउंस, हाई रिस्क अलाउंस, ये भी होता है, हो सकता है कि जो जगह पर ये इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या होता है ना, काफ़ी बीच बीच में क्या होता है, अर्थक्वेक होता रहता है, भूकंप होता रहता है। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी पावर कट हो जाता है। कभी कभी होता है क्या, कोई जगह होता है कि ऐसा स्पॉट में है कि मैन पावर मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, लेबर और नहीं तो लेबर बहुत ही कॉस्टली है, तो उसको लेबर को क्या है काफ़ी रिलैक्सेशन देना पड़ता है। तो जो भी डिफरेंट पैटर्न में हमको अलाउंसेस रहता है,
दैट मीन्स रिलैक्सेशन अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ठीक है, कॉन्टीजेंसी अलाउंस। तो बहुत सारे अलाउंसेस इन टर्म्स ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ नॉर्मल टाइम ये इसका प्रोविजन रखा जाता है। तो कोई भी जॉब के लिए कितने सारे अलाउंसेस रहेगा ये तो डिसाइड करता है मैनेजमेंट। तो ये सबको एडिशन कर देने से टोटल अलाउंस को जो परसेंटेज का अगर हम एडिशन कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो वो अलाउंस हो जाएगा, उसको बोला जाता है ब्लैंकेट अलाउंस। ब्लैंकेट अलाउंस ऑन द एंटायर प्रोसेस। ब्लैंकेट, ठीक है, जैसे ब्लैंकेट एक चादर या कंबल चढ़ा देने से क्या होता है, टोटल चीज़ को कवर कर देता है, इसलिए ब्लैंकेट हम लोग बोलते हैं। ब्लैंकेट से पूरा बॉडी को कवर कर देता है। सिमिलरली ब्लैंकेट अलाउंस मतलब इट विल कवर टोटल प्रोसीड्योर, ठीक है ना। तो ये अलाउंस क्या हो जाएगा, एंड द रेंज ऑफ दिस अलाउंस विल बी विद इन 10 to 20% ऑफ नॉर्मल टाइम। दैट मीन्स जो भी अलाउंसेस रहेगा ये इसका स्पैन 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो अलाउंस आ गया, अभी नॉर्मल टाइम के साथ अगर हम अलाउंस को ऐड कर देंगे, अभी जो टाइम निकलेगा दैट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट टाइम, मिनिमाइजिंग ऑल द आइडल और इनइफेक्टिव टाइम कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम। दैट मीन्स एक फार्मूला हमको मिल गया कि स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस ब्लैंकेट अलाउंसेस, एंड दैट अलाउंसेस किस में दिया जाता है, नॉर्मल टाइम के ऊपर परसेंटेज हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो ये तरीके से देखो, और अलाउंसेस अलग से डिस्कस करेंगे, अलग सा स्लाइड, अलग सा हैंड आउट है, उसमें लिखा है, उसमें दिखा रहेगा, देखोगे उसका अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट अलाउंसेस के कैलकुलेट करके, आइडलनेस को मिनिमाइज करके, स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेशन। तो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, ठीक है। और अलाउंसेस को खास ख्याल से ब्लैंकेट अलाउंस बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लैंकेट अलाउंस इट इज़ ऑन बेस्ड ऑन नॉर्मल टाइम, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नॉर्मल टाइम रेंजेस 10 to 20%। तो दिस इज द टोटल कैलकुलेशन स्टैंडर्ड टाइम्स। जब स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, दैट मीन्स अगर टाइम्स वर्क मेजरमेंट, वर्क स्टडी का वर्क मेजरमेंट पार्ट हम ठीक से इनकॉर्पोरेट करेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम में हम पहुंच पाएंगे, और वो स्टैंडर्ड टाइम बहुत ही प्रिसाइज्ड होगा, उसमें आइडलनेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। और क्या है, उसके साथ साथ डेफिनेटली आइडलनेस मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम कंपोनेंट्स डेफिनेटली आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वर्क आउटपुट, मैन पावर आउटपुट, सॉरी मिस यूटिलाइजेशन कंपोनेंट, वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग एक अच्छा या स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये प्रोसीड्यूर्स लिखा है यहाँ पर, प्रोसीड्यूर्स फॉर एनालिटिकल। सर फुल स्क्रीन नहीं आ रहा सर, स्लाइड नहीं आ रहा है? फुल स्क्रीन नहीं है, अच्छा हाफ आ रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा अभी देखो आ रहा है सर। आ गया तो अच्छा, ठीक है। तो ये जो टाइम कैलकुलेशन जो भी हम बताए अभी तक, उस वही देखो वो फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर में लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोसीड्यूर टू कैलकुलेट एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, मतलब वही नॉर्मल टाइम, अल्टीमेटली स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन। तो देखो प्रोसीड्यूर को क्या क्या करना है, स्टेप वाइज प्रोसीड्यूर। तो प्रोसीड्यूर फर्स्ट स्टेप क्या है उसमें, कि फाइंड आउट द जॉब डिटेल्स। जॉब डिटेल्स, जैसे जॉब डिटेल्स मतलब जो काम हमको दिया गया है, जो प्रोग्राम दिया गया है, उसमें टोटल एंटायर मतलब टोटल डिटेल्स उसका चाहिए, क्या क्या है, जॉब डायमेंशन, जॉब का साइज, शेप, मेजरमेंट, ये सब। स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर टू डू द जॉब, जॉब करने का जो बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर क्या है, वो प्रोसीड्यूर। उसके साथ जॉब कंडीशन। जॉब कंडीशन क्यों लगता है, मतलब ये होता है कंडीशन, काफ़ी सारे वेराइटीज़ आता है उसमें। जैसे पुअर इल्यूमिनेटेड, मतलब लाइट बहुत कमी है, लाइट का कमी है, ठीक से लाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो जगह पर आदमी को क्या होगा, काम करने में दिक्कत होगा। उसके लिए अलाउंस हमको बाद में प्रोविजन रखना चाहिए। इसलिए डिफरेंट जॉब डिटेल्स में हमको सब चीज़ रहेगा, जैसे जॉब डायमेंशन, स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर टू डू द जॉब। उसके साथ डिफरेंट कंडीशंस, जॉब कंडीशन, जैसे जहाँ पर काम हो रहा है कैसा है, पुअर इल्यूमिनेटेड हो सकता है, हाई टेम्परेचर है क्या नहीं, मतलब काफ़ी बहुत ही गर्मी है वहाँ पर, हाई टेम्परेचर 50 से आपके आसपास टेम्परेचर रेंज चलता है। तो देखो एक नॉर्मल एम्बियंट कंडीशन में जो आदमी काम करेगा और जो काफ़ी हाई टेम्परेचर में काम करेगा, दोनों में अंतर होगा, परफॉर्मेंस में कमी होगा। लेकिन ये इसको हमको थोड़ा सा क्या है, अलाउंस पैटर्न रखना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एक ही आदमी
जो नॉर्मल इन्वायरमेंट पे मॉडरेट इन्वायरमेंट में जैसे काम करेगा, वो बहुत हाई टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट में काम उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, उनका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, थक जाएगा, तो इसलिए उसमें भी अलाउंस का प्रोविज़न आ जाएगा। इसलिए जो आप सब कंडीशन यहाँ पर अलग से समराइज्ड होना चाहिए। पूर एलिमिनेटेड, हाई टेम्परेचर, हैजार्डस कंडीशन, इन्वायरमेंट हैजार्ड है क्या नहीं, जैसे अर्थक्वेक वगैरह अर्थक्वेक प्रोन है क्या नहीं, या कोई ऐसा कोई बात तो नहीं है कि काफ़ी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है वहाँ पर, बहुत डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ पर काम नहीं होगा, यूनियंस, पार्टी पॉलिटिक्स ये सब है। थोड़ा वेट कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए। हाँ हेलो। हाँ हेलो। अच्छा तो देखो समराइज वो वाला पार्ट हम लोग जो बता रहे थे, दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ एनालिटिकल एस्टिमेटिंग जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले उसका जॉब ब्रेकअप्स लग रखना चाहिए कि कितना हैजार्डस है क्या नहीं, एनवायरनमेंट कैसा है, इनेबिलिटी, जिक्स फिक्सचर इसका अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ सब ये रखना चाहिए उसमें। टोटल ब्रेकअप उसमें रहेगा, उसमें वो सब पार्ट कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट अलाउंसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद स्टेप 2 में क्या है, ब्रेक द जॉब इनटू इज एलिमेंट्स, उसका जो सब जॉब सब प्रोग्राम्स जो है उसको डिफरेंट करना है, सेग्रीगेट करना है कि टोटल प्रोग्राम के अंदर उसमें सब पार्ट क्या क्या है। बी जैसे टोटल हम लोग जो प्लेट में 4 कॉर्नर में 4 होल करके एक तो प्लेट या जॉब डिज़ाइन कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होता है। क्या क्या पार्ट्स है, एक कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, उसके बाद है ड्राइंग डिज़ाइन, ड्राइंग डायमंड मार्किंग, उसके बाद क्या हो गया उसका डिफरेंट इंस्पेक्शन, उसके बाद क्या होगा उसका मशीनिंग, उसके बाद पीरियोडिकल इंस्पेक्शन, उसके बाद सुपर फिनिशिंग, मतलब काफ़ी सारे उसमें जो जो सब प्रोग्राम्स है सब पार्ट है उसको सेग्रीगेट कर देना है। फॉर एग्जांपल एक को अगर हम 4 सब पार्ट है बी सी डी ई, तो उसको बी सी डी ई, बी फॉर दिस, सी फॉर दिस, डी फॉर दिस, ये सब सेग्रीगेट कर देना चाहिए। उसके बाद क्या है, एंड एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद स्टेप 3 में टू सिलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा कैटलॉग एज मेनी एज एलिमेंट्स एज पॉसिबल, मतलब वो बी सी डी ई ये सब के लिए कितना टाइम स्टैंडर्ड डेटा हमारे पास जो अगर डाटा रहेगा पुराना ये से पुराना रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड से हम लोग देख सकते हैं कि उसका स्टैंडर्डाइज कैसे किया गया था, कितना टाइम लगना चाहिए था। दैट मीन्स नॉर्मल टाइम फॉर दिस पार्ट्स अवेलेबल अगर है तो हमको वो चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो सिलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा कैटलॉग एज मेनी एज एलिमेंट्स एज पॉसिबल, तो हो सकता है कोई चीज़ का एक स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम है तो उसका तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग को मिल ही जाएगा, कितना टाइम उसको लिए
रखना चाहिए, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम और व्हाट इज़ द नॉर्मल टाइम फॉर दैट, ये सब चीज़ ऐसे ही मिल जाएगा। तो कुछ पार्ट्स के लिए, कुछ प्रोसेस के लिए मिल जाएगा, कुछ प्रोसेस के लिए नहीं मिलेगा। तो जिसको जो मिल जाएगा उसको बोला जाएगा सिंथेटिक डाटा, और जो नहीं मिलेगा, जो प्रोसेस के लिए, कोई भी सारे नया प्रोसेस हो सकता है या मॉडिफाइड प्रोसेस हो सकता है, उसके लिए नहीं मिलेगा, पुराना डाटा, पुराना रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो उसको बोला जाएगा अनसिंथेटिक डाटा। ठीक है, तो उसके लिए फिर अलग अलग से हमको टाइमिंग्स को कैलकुलेट करके नॉर्मल टाइम को निकालना है और बेसिक टाइम को निकालना है। ठीक है, तो सिंथेटिक डाटा को अलग से देखो, स्टेप 3 में बोला गया कि जिसका जो जो अवेलेबल रहेगा वो सब पार्ट के लिए, सब प्रोग्राम के लिए, उसको बोला जाएगा, सब प्रोग्राम के लिए अगर वो अवेलेबल रहेगा तो उसको बोला जाएगा क्या, सिंथेटिक डाटा। और जो पार्ट स्टेप नंबर 4 में देखो, टू एस्टिमेट द टाइम वैल्यूज फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स फॉर विच सिंथेटिक डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, तो जिसके लिए डाटा अवेलेबल नहीं है उसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कैलकुलेशन ऑफ अनसिंथेटिक डाटा, जिसके अवेलेबिलिटी नहीं है। तो कैलकुलेट होगा, इसका मतलब क्या है, हमारा टोटल प्रोसेस का दो कैटेगरी हो गया। एक हो गया डाटा अवेलेबल, उसके लिए तो डाटा हम लोग डायरेक्टली हमको मिल जाएगा, और जो पार्ट है उसके लिए डाटा अवेलेबल नहीं, उसको बोलेगा अनसिंथेटिक पार्ट, उसके लिए कैलकुलेशन करके हमको डाटा को निकालना है कि कितना टाइमिंग्स, नॉर्मल टाइम कितना लगता है। ठीक है, तो ये सब को अभी अब अगर हम ऐड अप कर देंगे स्टेप बाई स्टेप 3 और स्टेप 4 में जो जो डाटा हमको मिला है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा हमारा टोटल टाइम, टोटल बेसिक टाइम और नॉर्मल टाइम फॉर द एंटायर प्रोसेस। एंटायर प्रोसेस के लिए नॉर्मल टाइम कितना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम मतलब 100% रेटिंग के हिसाब से नॉर्मल टाइम बोला जाता है, तो ही मिल जाएगा नॉर्मल टाइम, सब टोटल प्रोसेस का मिल गया। अभी हमको क्या है स्टेप नंबर 6 में, वो डिफरेंट अलाउंसेस, जैसे हम लोग पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशन में लिख के रखे थे कि कैसा जगह है, कैसा स्थिति है वहाँ का, हाई रिस्क अलाउंस है क्या नहीं है, रिस्क फैक्टर है क्या नहीं है। उसके बाद देखो क्या क्या फैक्टर्स हम लोग डिस्कस किए थे शुरुआत में। देखो हाई टेम्परेचर वाला नहीं है क्या नहीं है, हैजार्डस इन्वायरमेंट है क्या नहीं है, जिक्स फिक्सचर का अवेलेबिलिटी, ये सब हिसाब से हमको ऑल टर्म्स में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड रेंज दिया जाता है कि अलाउंस का कितना रेंज होना चाहिए, रिलैक्सेशन से शुरू करके हाई रिस्क कॉन्टीजेंसी जो भी हो सबका दिया रहता है। उसको हिसाब से सब अलाउंसेस को ऐड अप कर लेंगे। ऐड अप मतलब क्या, सब जो शाम कर देना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ, जो नहीं है वो तो जीरो रहेगा, और जो अलाउंस अवेलेबल प्रोविजन रखना चाहिए वो कुछ परसेंटेज रहेगा। लेकिन सबको फाइनली क्या करना है, फाइनली ऐड कर देने से हमको क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा टोटल ये ब्लैंकेट अलाउंस। ठीक है, तो वो हो जाएगा ब्लैंकेट अलाउंस। तो ब्लैंकेट अलाउंस इट विल बी इन रेंज ऑफ, पहले जो बताया था 10 to 20% ऑफ नॉर्मल और बेसिक टाइम। तो ब्लैंकेट रिलैक्सेशन अलाउंस डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, तो हम लोग अलग से उसका स्लाइड में देखेंगे। तो फाइनली हम लोग जो अलाउंस जब मिल गया टोटल को सबको एडअप करके, नॉर्मल टाइम प्लस परसेंटेज, दैट परसेंटेज से इट इज़ सपोज इट इज़ 15% ऑफ नॉर्मल टाइम, ब्लैंकेट अलाउंस इज 50% ऑफ नॉर्मल टाइम। दैट मीन्स अगर नॉर्मल टाइम ये सिंथेटिक डेटा अनसिंथेटिक डेटा से हमको आया था, से फॉर एग्जांपल 60 मिनट, एक घंटा रफली, तो एक घंटा हो गया नॉर्मल टाइम प्लस उसके ऊपर 50% अलाउंस, ब्लैंकेट अलाउंस। So that will be the 16 minutes plus 15% of 60. So that will be the total standard time for the entire process. तो ये होता है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर दिस टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है ना, सबको आया है तो यस सर। ओके। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, ये इसके बाद वो स्लाइड को देखेंगे। नहीं तो एक काम हो सकता है कि मेथड स्टडी को पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेथड स्टडी को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे स्लाइड वो वाला चीज़ जो अलाउंसेस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो देख लेंगे। ओके, ठीक है, सर ओके थैंक यू सर। ओके सर इसका पीडीएफ ओके शेयर कर ओके। लीजिए सर। हाँ हाँ, सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए सर इसका प्लीज। पीडीएफ ट्रैक बाद दे दो वो। अच्छा, पीडीएफ सर किया गया है অফিশিয়াল গ্রুপ में, आप देख लीजिए। পিডিএফ দেখো গ্রুপে আছে, যদি না পাও তারপরে আমি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে তো। ओके ओके सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
है